तो दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मजदूर के अकाउंट में जो है विक्रम आदित्य नाम है, इसका अकाउंट में 200 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन होते हैं एक दिन अचानक। और जबकि ये मजदूर है और अचानक वो पैसा जो है 10 दिन के बाद फिर इसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद इसको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। भाई साहब को कहते हैं कि भाई 4 लाख रुपया लेकर के आओ, आपके अकाउंट में जो 200 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसमें एक्टिविटी जो हुआ है उसका टैक्स लेके आना। उसके बाद हमें ये बताना कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया। अब ये परेशान हो जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम तो मजदूर आदमी है, भाई हमारे अकाउंट में 200 करोड़ रुपया कहाँ से आ जाएंगे। इस सबका जो अकाउंट है वो यस बैंक का अकाउंट है। अब ये भाई साहब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं इनकम टैक्स वाले से जो नोटिस आता है, वो नोटिस पे इनकम टैक्स वाले के पास जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। तो आइए हम ये समझाते हैं कि ये बड़ा जो स्कैम चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, इसकी वजह क्या है और ये पैसा ब्लैक से व्हाइट कैसे किया जा रहा है। तो इस पैसा आने का जो है, किसी के अकाउंट में अगर पैसा डालना है तो किस किस की जरूरत पड़ती है। हम जनरली 5 के तरीके हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो तरीके बहुत है, लेकिन 5 तरीका जो अभी जो है पॉपुलर है पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, किसी के भी अकाउंट में अगर पैसा डालना है तो यही 5 तरीका आजमाया जाता है। भाई डालने का तो कोई भी किसी के अकाउंट में इतना चीज, ये 5 में से किसी एक चीज में से वो पैसा किसी के भी अकाउंट में डाला जा सकता है। लेकिन निकालने का जो है वो किसी के अकाउंट में उसके बिना जानकारी के कैसे निकाल लेते हैं। जितने भी ज्ञानी आदमी है वो सारे कमेंट में बताना कि ये क्या हो, इसके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है 200 करोड़, वो कैसे ट्रांसफर किया होगा हैकर या स्कैमर, जरा बताना। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो निकालने का तरीका है वो हैकर ने इसके अकाउंट के साथ क्या क्या किया होगा। जो संभव तरीका है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझो कि जो किसी के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो पहला तरीका यह है कि उसका अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी कोड चाहिए। किसी के भी अकाउंट में इंडिया में ट्रांजैक्शन करना है, पैसा भेजना है, तो उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए। ठीक है। अगर दूसरे बाहर देश से अगर करना है ट्रांजैक्शन तो उसको स्विफ्ट कोड जो है चाहिए किसी को भी। अगर दुबई से या बाहर से डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी इंडिया से बाहर से कोई किसी के अकाउंट में पैसा डालना चाहता है, तो उसको स्विफ्ट कोड लेना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड के जरिए से ट्रांजैक्शन होता है। तो अब ये समझिए कि अकाउंट नंबर स्विफ्ट कोड ये होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। स्विफ्ट कोड जो होता है वो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। यानी कि अगर कोई पैसा बाहर से भेजा जा रहा है तो उसको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगा। स्विफ्ट कोड में पूरे इन्फॉर्मेशन रहते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया और किसके अकाउंट में जाने वाला है और वो देश कौन सा है, तो इसको स्विफ्ट कोड कहा जाता है। तो अब सिंपल भाषा में मैं इसको समझा देता हूँ। उसके बाद तीसरा होता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर किसी के अकाउंट में पैसा भेजाना है तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल से भी पैसा मंगवा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ईमेल आईडी कैसे तरीका है, ईमेल आईडी को पेपल से जोड़ सकते हैं या फिर पैनीर, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कंपनी है जो पैसा मंगवाने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, वहां से ईमेल आईडी रजिस्टर करना है। जैसे पेपल हुआ, पेपल में अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना है, उसमें अकाउंट नंबर फोन नंबर जो भी है वो मार लेना। उसके बाद जो है वो 1 रुपया या 2 रुपया 2 बार ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद अपना पासबुक अपडेट कराना होगा तुमको। उसके बाद वो जो पासबुक का जो उसमें जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो पेपल पे वहां पे ऑप्शन देता है कि भाई मैंने जो कल आपको पैसा भेजा है उसको आप बताइए कि यहाँ पे जो 2 पॉइंट भेजे गए हैं उसमें फिल करिए। अगर आप सही भर देते हैं कि इतना पैसा आपने भेजा है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि भाई यही बंदा का अकाउंट है और इसका ईमेल आईडी है। तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। अब आपको वहां पे एक ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल आईडी का मतलब है कि आपने जिस ईमेल से लॉगिन किया है उस ईमेल आईडी को आप किसी को भी आप दे दीजिए। जब भी कहीं से भी आप अगर बाहर देश से भी आप मंगाना चाहते हैं तो ईमेल काम करेगा। वहां पे स्विफ्ट कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ईमेल आईडी से पूरी दुनिया से कहीं से भी पैसा मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। आजकल जो डिजिटल जब से हुआ है तब से ये ज्यादातर वेरीफाई वाला सिस्टम चल रहा है, जब ईमेल आईडी वाला सिस्टम चल रहा है। तो ईमेल आईडी से इस तरह से पैसा मंगवा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद होता है यूपीआई आईडी। आजकल बहुत सारे इंडिया में ही काम करता है यूपीआई आईडी, बाहर देश में काम नहीं करता है, अभी चलन में नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर। यूपीआई आईडी का मतलब है कि यूपीआई आईडी तो गूगल पे फोन पे जो होता है उसमें एक आईडी बनाया जाता है, जो आईडी आपको किसी को भी दे देंगे तो वो आईडी से पैसा भेज सकता है। वही हुआ मोबाइल नंबर ही बैंक अकाउंट हो गया आपका। आजकल क्योंकि परेशानी हो जाता है, अकाउंट नंबर किसी को मालूम ही नहीं होता है, तो एक मोबाइल नंबर के जरिए से भी आप पैसा किसी के भी अकाउंट में भेज सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इन तीनों में से ये यूपीआई से आप इतना 200 करोड़ रुपया
पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी का पता भी है आपको अकाउंट नंबर, तो आप 200 करोड़ रुपया यूपीआई से नहीं ट्रांसफर कर सकते। उसके बाद मोबाइल नंबर से भी इतना बड़ा रकम जो है नहीं ट्रांसफर कर सकते। मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ही मान लो, या 1 करोड़ ही मान लो, इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन 200 करोड़ रुपया एक अकाउंट में आ जाना, ये इतना आसान नहीं है कि ये दोनों में कर सकते हैं। लेकिन संभव जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। पहला संभव तरीका है कि ईमेल आईडी से किसी को भी अगर बाहर देश से या इंडिया से किसी के अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो वो ईमेल आईडी से ट्रांसफर कर सकता है। वो 100, 200, 500, 1000, 10,000 करोड़ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ईमेल आईडी के जरिए से, उसके अकाउंट में चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि ईमेल आईडी से ये संभव है। दूसरी बात, आप आईएफएससी कोड से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर बाहर देश से है तो स्विफ्ट कोड से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि जो ये मजदूर आदमी है, उसके अकाउंट में जो 200 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुए, तो उसका तो ईमेल से कोई संबंध नहीं है। मतलब कि उसको वो तो ईमेल आईडी तो खोला नहीं होगा, तो पैसा ट्रांजैक्शन कैसे हो गया उसके अकाउंट में? तो यही एक ही तरीका है कि उसका अकाउंट नंबर उसको पता होगा और उसके आईएफएससी कोड पता है, जबकि वो इंटरनेशनल भी नहीं है, यानी कि स्विफ्ट कोड की भी उसको जरूरत नहीं है। मतलब बाहर देश से वो पैसा नहीं आया है, मतलब इंडिया के अंदर से ही इंडिया में ट्रांजैक्शन किया गया है। अब इसके अंदर से ट्रांजैक्शन किया गया। अब हम समझाते हैं आपको। ये तो पैसा तो इसके अकाउंट में आ गया। अगर कोई भी आपके अकाउंट में पैसा डालता है, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो निकाल तो सिर्फ आप ही सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा तो नहीं निकाल सकता है। अगर कोई दूसरा निकालता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो बैंक मिला हुआ है, या बैंक का एम्प्लॉय कोई सभी ऐसा है जो वहां पे मिल चुका है, मिल करके काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे बैंक की भी अगर जिम्मेदारी ना दे, अगर मैं मान लेता हूँ कि हैकर इसने किया है, हैकर के अकाउंट किया गया है, तो संभव वो तरीका क्या है आप वो समझिए। पहला संभव तरीका, जो बंदा इसके अकाउंट में पैसा डाला होगा, वो बंदा जो है इसके अकाउंट का पहले छानबीन करता है। ऐसे कोई भी पैसा नहीं देता है अकाउंट में, किसी के भी डाल देता है, ऐसा नहीं डालता है। अब कोई भी बंदा पहले रिसर्च करता है, देखता है, उसके आगे पीछे करता है कि ये बंदा गरीब है, और उसके पीछे 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना उसके पास भेजता है कि वो कब बैंक जाता है, कब क्या करता है। उसके बाद उसका बैंक का डिटेल देखता है कि फॉर्म, अगर आपने कभी फॉर्म अगर बैंक में भरे होंगे तो वहां पे देख ले, कभी कभी एटीएम रख भी देते हैं, आप एटीएम भी रख देते हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर भी देख करके उसके बाद फिलअप करते हैं। तो उस बंदे को एटीएम कार्ड का नंबर भी मिल जाता है। वो लोग चालाक बंदे होते हैं, एटीएम कार्ड का नंबर, कभी कभी आप एटीएम दिखाते हैं, भाई फॉर्म भर दीजिए, एटीएम नंबर है, ये है, वो, आप लेके एटीएम जाते हैं ना भाई, तो वहां पे क्या है, उसको एटीएम नंबर भी मिल गया, और पीछे का जो कोड होता है वो कोड भी आप उसके पास चला गया। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर और नाम भी चला गया, स्विफ्ट कोड भी उसको मिल, मतलब कि आईएफएससी कोड भी उसको मिल गया। यानी कि पूरा डिटेल अगर मिल गया, तो अब वो बंदा है क्या, गरीब आदमी है वो बंदा। बहुत सारे गाँव के लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई किसी को एटीएम कार्ड दे दिए और अकाउंट नंबर दे दिए तो कितना बुरा हाल हो सकता है, उसको अंदाजा भी नहीं है उसको कि इतना बुरा हाल भी हो सकता है उसका। तो हम समझाते हैं आपको कि एटीएम कार्ड अगर किसी के हाथ लग गया, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, आपका नाम, ये पूरा मिल जाता है उसको, उसके बाद आपके अकाउंट के साथ वो क्या क्या कर सकता है, अब ये समझिए। पहला, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके बैंक उसका एटीएम कार्ड ये मिल गया, तो वो किसी भी हालत में यूपीआई जो है ऐड कर सकता है, किसी यूपीआई आईडी बना सकता है। यानी कि जो अगर मिल गया आपका अकाउंट, तो यूपीआई के जरिए से कर सकता है। उसको सिर्फ एक ओटीपी चाहिए। ओटीपी अगर किसी भी से ले लेता है आपके जरिए से, कोई सा भी फोन, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका नाम ये है, आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है, तो ओटीपी अगर आपको उसको मिल गया किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से आपसे वो ओटीपी मंगा लिया, उसके बाद क्या होगा, आपके अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। आप लॉगिन होने के बाद, पहली बात तो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपका अकाउंट वगैरह सब चेक कर सकता है। दूसरी चीज, नेट बैंकिंग खोल सकता है, नेट है। उसके बाद तीसरा जो होता है संभव तरीका, मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा नेट बैंकिंग खोल सकता है। उसके बाद आपके कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, नेट कार्ड होता है, उसमें एटीएम कार्ड होता है, वो उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होता है वो स्टार्टिंग में जब आपको एटीएम मिलेगा तो वो ऑफ रहता है, उसके बाद उसको ऑन कर देगा। जब आपका नेट बैंकिंग वो खोल लेगा, तो समझिए कि आपका पूरा अकाउंट का जो है वो कंट्रोल कर सकता है, बल्कि आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। आपका अकाउंट जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, बल्कि ये जो बंदा है नेट बैंकिंग अगर खोल लिया, तो नेट बैंकिंग में पूरी फैसिलिटी है कि आप एटीएम कार्ड भी बंद कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, उसमें पासवर्ड भी बदल सकते हो, एटीएम कार्ड नंबर भी चेंज, एटीएम कार्ड पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ये पूरे चीज को जो है ना वो चेंज कर सकता है। यानी कि एक नेट बैंकिंग अगर वो खोल लिया,
समझो, क्योंकि आपका जो एटीएम कार्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट है, उसे अगर मिल गया, इसलिए बोलते हैं कि बैंक में अगर जाओ तो सावधानी से आप अपना ही काम करो, नहीं तो किसी से अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो एटीएम कार्ड ना लेके जाए, सिर्फ पासबुक लेके जाए, और पासबुक को जरा सावधानी से यूज करें, या फिर किसी से लिखवा ले अकाउंट नंबर और नाम, समझे। उसके बाद अब देखो कि पासबुक से दो चीज, एटीएम कार्ड है, ये कितना खतरनाक है, जरा वो समझो। अब वो एटीएम कार्ड वो बना लिया, मतलब नेट बैंकिंग बना लिया, नेट बैंकिंग बनाने के बाद वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में वो कभी भी कितना भी रुपया ट्रांजैक्शन कर देगा। नेट बैंकिंग से वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि आपका जो है अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है, आपका अकाउंट वो उसके हाथ लग गया और वो एक्सेस उसके पास है। यानी कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी चेंज हो गया है। मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में रजिस्टर कराया है, वो नंबर वहां पे नेट बैंकिंग से चेंज कर दिया जाता है, बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा, कितना भी 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, जितना भी भेजना है वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। उसके बाद वो 5-10 दिन, 1 महीना रखे, जब जितना रखना है वो रखेगा, और वो ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकता। आप अगर चाहे निकालना भी चाहे तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेट बैंकिंग में वो सिस्टम दिया जाता है कि आप सिर्फ उसमें सेट लिमिट लगा सकते हैं कि पैसा कितना निकाल सकते हैं, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, एक दिन में कितना निकाल सकते हैं। तो नेट बैंकिंग में वो पूरा सुविधा मिलता है, फुल एक्सेस मिलता है आपके अकाउंट का। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप पैसा भी अगर निकालना चाहे तो ज्यादा जो है नहीं निकाल सकते। वो क्या करेगा, 5-10 दिन रखेगा अकाउंट में पैसा, उसके बाद दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन कर देगा। अब वो लोग ऐसे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं कि जिसका अकाउंट पहले से वो बंदा मरा हो, मतलब जो मरा हुआ बंदा होता है उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांजैक्शन किया जाता है। मनी जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स चोरी करने के लिए, ब्लैक पैसा को व्हाइट करने के लिए जो है ये काम किया जाता है। और यही नहीं, आप इतने सारे ये फ्रॉड केस है ऐसे, आपने न्यूज में देखा होगा, इतने करोड़ गलती से आ गए, उतने करोड़ गलती से आ गए, 1000 करोड़ गलती से आ गए, 1500 करोड़ गलती से आ गए। आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो वहां पे देखोगे ऐसे करोड़ों जो है क्राइम ऐसे पड़े हुए, करोड़ों फ्रॉड ऐसे पड़े हुए, मिस्टेक ऐसे पड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं बल्कि ब्लैक पैसा को व्हाइट करने का एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस यूज जो बोलते हैं ना कि भाई ये गलती से आ गया, बैंक के गलती से आ गया, या गलती से उसका पैसा चला गया, तो ये क्या है, ये पैसा पे कोई भी ध्यान नहीं देता, ना पब्लिक ना इनकम टैक्स ध्यान देता इस पैसे पे। कहता है जान दो गलती से हो गया, पैसे का डिटेल होगा उसके पास। तो ये चीज इस चीज का जो है बैंक के पास भी और प्रूफ नहीं देना पड़ता है, और ऐसे तरीके में किसी को कोई फंसा नहीं सकता है। आप समझिए कि जब इसके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा गया तो पैसा पकड़ेगा किसको, ये विक्रम को पकड़ेगा, क्योंकि विक्रम के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया गया। तो नोटिस, क्योंकि बैंक नोटिस भेज देता है इनकम टैक्स वाले को कि भैया इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपया आया, पूछो जरा कि कहाँ से लाया ये, और पैसा भी, टैक्स भी लो इससे। तो बैंक उसको बता देता है, तो बैंक बताने के बाद ही वो फौरन जो है एक्शन में आता है और कहता है, नोटिस भेजता है कि भैया आओ, हम बातचीत करेंगे बैठ के कि भैया कहाँ से लाए हो पैसा, और हम इतना पैसा परसेंटेज दो। तो अब ये बंदा, उसको हैकर को पता है, या फिर जो स्कैम किया उसको पता है कि ये बंदा के साथ जो होगा वो बड़ी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब आदमी, उसको पता है कि भाई ये तो मजदूर आदमी है, 500-1000 रुपए कमाने वाला इंसान है, 400-500 रुपए कमाने वाला है, 2-4 थप्पड़ देगा, उसके बाद बोलेगा जा भैया तुम्हें पता नहीं है ये सब बात, जा छोड़ दो, तो छोड़ देगा इसको। तो ऐसे लोगों को हैकर पकड़ता है जो कि गरीब हो, और पुलिस वाला पकड़े भी तो उसे बेचारों को कुछ ना करे, क्योंकि वो हकीकत में कुछ नहीं किया। उसके अकाउंट को पकड़ो और यहाँ से ट्रांजैक्शन करो, वो जल्दी शक में भी नहीं आएगा और पकड़ा भी नहीं जाएगा, तो काम भी हो जाता है उन लोगों का, और इधर से भी बच जाता है, उधर से भी बच जाता है। तो इस तरह से स्कैम चलता है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। इतना लोग जो पकड़ लेते हैं क्या ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अरे भैया बहुत ऐसे तरीके हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, गेम बहुत बड़ा है। इसे समझना चाहते हो तो ये हजारों साल कम पड़ जाएंगे इसे समझने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसे समझने के लिए इसकी गेम को स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। इसका जो कोर्स है ना, जो हैकर है उसका कोर्स करना पड़ेगा तुम्हें, और जो सीरियल बाय सीरियल हैकर नए नए तरीके आजमाते रहते हैं उसके पीछे देखना पड़ेगा कि अब क्या तरीका आजमाने वाला है, और सारे स्कैम को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप इसके गेम को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।